पायनियर किस चीज के हैं वो? मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच विद इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशंस। यानी कि हम कहें कि जो भी हमें समझना है, समाज को जो भी हमें देखना है, अगर वो हम इंपीरिकल मेथोडोलॉजिकल तरीके से, कार्ल मार्क्स की कोई बात आ जाती है, कार्ल मार्क्स के आइडियाज और मेथोडोलॉजी यहाँ पे प्रयोग होगी, तो इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू किया। पहले वो इन्फ्लुएंस हुए अपनी फैमिली से, ऑब्वियसली, जैसे होता है हर जगह। उनके फादर जो थे वो एक गुजराती होना चाहिए, इनको गुजराती हैं ये, अक्षय रमनलाल देसाई इनका नाम है, AR देसाई। हमने कहा था कल्चरल नेशनलिज्म में भी इनकी हम बात करेंगे अभी। उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे, और उन्होंने जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री भी ली सोशियोलॉजी में, और गुरिये साहब के अंडर में इन्होंने वर्क भी किया। देसाई जो है वो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से एकेडमिक्स लिंक है, और वो लेबर मूवमेंट हो गया, या ट्रेड यूनियन वर्कर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पीरियड हो गया, ट्रांसपोर्ट वर्कर हो गए, डॉक वर्कर हो गए, जो भी ये मजदूर है इनसे वो जुड़े रहे। ओके। और जो है देसाई साहब ने कौन सा इसका मतलब मॉडल यूज करना चाहा है, अगर हमारे दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए तो वो है डायलेक्टिकल मटेरियल मेथड। डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल उन्होंने यूज किया। हम ये शब्द पहले से भी प्रयोग में ला चुके हैं, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल, क्योंकि हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल क्या होता है। यानी जो कार्ल मार्क्स ने किया उनको इन्होंने प्रयोग में लाया। देसाई ने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इनके वर्क को भी अच्छे से स्टडी किया, और देसाई जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट भारत के कह सकते हैं उस समय के या बाद के भी, जिन्होंने कंसिस्टेंटली मार्क्सिस्ट मेथड्स को यूटिलाइज किया। मार्क्सिस्ट मेथड को उन्होंने साइड में नहीं छोड़ा। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर और उसके प्रोसेस को समझने के लिए देसाई साहब ने मार्क्सिस्ट मेथड को यूज किया। उन्होंने कोई भी ऐसी इंटरप्रिटेशन जिसमें रिलीजन आता है, जिसमें रिचुअल आते हैं, जिसमें फेस्टिवल आता है, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि पहले वालों से बिल्कुल अलग। ओके, पहले वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग। ठीक है जी, बात समझ आई मेरी? अब AR देसाई साहब जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करेंगे, जो हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करेंगे। इंडियन जो इंडियन सोसाइटी है, या जो उसका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उन्होंने कहा कि कैसे हो रहा है। बुर्जुआ क्लास और जो रूरल पेटी बुर्जुआ क्लास है और जो स्टेट है, वो तीनों मिल जाते हैं, और वो मिल के जो है वो रूरल और इंडस्ट्रियल वर्किंग पॉपुलेशन की ऐसी की तैसी कर। बुर्जुआ क्लास, स्टेट एंड पेटी बुर्जुआ क्लास। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है रिजॉल्व नहीं होता, ये कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग रूप ले लेता है, अलग अलग मेथड ले लेता है, अलग अलग तरीके के। इसीलिए सोशल अनरेस्ट जो भारत में है उसके पीछे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो आप लगा लो नेशनल मूवमेंट से आ रहा है। नेशनल मूवमेंट में भी हमने लड़ाई लड़ी और वो आगे आगे उसका रूप बदल गया। ओके, कोई दिक्कत जी अब तक? तो देसाई की अगर हम राइटिंग्स की बात करें तो उन्होंने जो है 4 कैटेगरीज में बात की है। एक नेशनल इंडियन नेशनलिज्म, उनकी किताब भी है इंडियन नेशनलिज्म पर। दूसरा, उन्होंने पाथ कि सर डेवलपमेंट का क्या पाथ होना चाहिए, दूसरा रूप ये है। तीसरा, पेजेंट मूवमेंट होना चाहिए, और चौथा होना चाहिए स्टेट एंड सोसाइटी डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है जी। तो इंडियन नेशनलिज्म है, वही क्यों आया, कैसे शुरू हुआ, सोशल बैकग्राउंड क्या था इंडियन नेशनलिज्म का, उसको उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया। ब्रिटिश टाइम में इंडियन सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, उनकी फ्यूडल रिलेशन क्या है, कैपिटल कैपिटल क्लास कैसे इमर्ज हो रही है, कैपिटल रिलेशंस कैसे इमर्ज हो रहे हैं, ये उन्होंने सब सारी चीज स्टडी की। अब नेशनलिज्म क्या है? उनके हिसाब से नेशनलिज्म इज ए हिस्टोरिकल कैटेगरी।
हिस्टोरिकल कैटेगरी, इसीलिए तो आप उसके डेवलपमेंट को सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही समझ सकते हो किसी भी देश के, बिकॉज इट इज हिस्टोरिकल कैटेगरी। इंडियन नेशनलिज्म क्या है? इट इज आउटकम ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फोर्सेस, आउटकम ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फोर्सेस। ऑब्वियसली बहुत सारी फोर्सेस हैं जो 19th सेंचुरी से उन्होंने काम किया। साथ साथ में हमने क्या देखा? इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, बड़ा टेरिटरी है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश रूल के साथ जूझेंगी, ब्रिटिश रूल के साथ उभरेंगी। दे विल ऑल बी फॉर्मिंग, मूविंग फ्रॉम प्री कैपिटलिस्ट स्टेज टू कैपिटलिस्ट स्टेज। मॉडर्न कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी रिलेशंस बनेंगे और इससे इंडियन नेशनलिज्म आएगा। इंडियन नेशनलिज्म यानी वो क्या करेगा? इंडियन नेशनलिज्म जो है ब्रिटिश के जो पॉलिटिकल सब्जुगेशन है उसको तोड़ेगा। ब्रिटिश एम्पायर मॉडर्न कैपिटलिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा, वी ऑल नो दैट, लेकिन वो अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स विल बी रेडिकली ऑल्टर्ड। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन, new social class will emerge. These new social class, these new social forces, they will come in conflict with British imperialism, और उससे क्या होगा फिर? डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उन्होंने इसमें ही फेज बना दिए। ईच फेज विल बी लिंक्ड विद सर्टेन सोशल क्लासेस, सपोर्ट करेंगी। तो पहले फेज में उन्होंने क्या बोला? इंडियन नेशनलिज्म का नैरो सोशल बेस, नैरो सोशल बेस है। और इस सोशल बेस को कौन शुरू करता है? पायनियर कौन होना चाहिए? बताओ, पायनियर कौन होना चाहिए? बताओ। भारत में इंडियन नेशनलिज्म की जो नैरो सोशल बेस है उसका पायनियर कौन होना चाहिए? आंचल जी मुंह में हाथ मत डालिए, बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई लोगों। गांधी जी होने चाहिए भाई लोगों। आंचल ने बोला गांधी जी। ब्रिजबाला जी आप भी लिखिए, लिखना तो पड़ेगा। बोलो आंचल जल्दी। हाँ, पीपल, वर्किंग क्लास। अरे भाई इंडिया में नैरो नैरो सोशल बेस अगर थी शुरू में, तो उस नैरो सोशल बेस को जागृति देने वाले कौन हो सकते हैं? क्वेश्चन इतना डायरेक्टली। भूपति कैसे? प्रोलेटेरिएट ट्राइबल पेजेंट्स हैं, पर ये नैरो है क्या? ये ट्राइबल पेजेंट्स नैरो सोशल बेस हैं, तो ब्रॉड सोशल बेस क्या है? कोमल तो पीपल भी लिख रही है फिर भी गर्दन हिला रही है। मतलब मेरे से तो वो जो मर्जी करवाओ और खुद कुछ नहीं करोगे। बोलो। बोलो। सूफी मूवमेंट? अरे आंचल क्या हो गया भाई? सूफी मूवमेंट कहाँ से आ गई यहाँ? नहीं पता सर। हाँ, सूफी मूवमेंट कहाँ से आ गई? तो ब्रिटिशर्स ही होंगे फिर तो, नैरो अगर बोल रहे हैं। कैसे यार, तुम लोग क्या बातें करते हो यार?
भारत में मॉडर्न इंडिया भी पढ़ चुके हो अब तो यार तुम। नैरो सोशल बेस जो मॉडर्न टाइम की है, मॉडर्न इंटेलिजेंसिया क्लास जिसको हम कहते हैं, उसके लिए नैरो सोशल बेस के पाइनियर कौन होंगे भारत में नेशनलिज्म के? कौन से आदमी को तुम पाइनियर बनाओगे? चलो, किसको दोगे श्रेय भारत में नेशनलिज्म का, पाइनियर का? पाइनियर किसको बनाओगे भूपति जी, एक ब्रॉड आइडिया देने के लिए? बस साला गधे की तरह काम करो बस तुम। एओ ह्यूम को तुम पाइनियर बनाओगी, भारत के नेशनलिज्म के पाइनियर? सर नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? नेहरू राजेंद्र प्रसाद नहीं कोमल, तुम्हारा चाचा नरेंद्र मोदी बोल दो ना। हद होगी। एओ ह्यूम इज नॉट ए पाइनियर ऑफ नेशनलिज्म। यू वांट टू से दैट एओ ह्यूम स्टार्टेड the seeds, he sowed the seeds of nationalism in India. He sowed the seeds of modern thinking. हैं? No, sir. बोलो फिर रूलिंग कम्युनिटी क्या होता है? क्या बोलते हो यार तुम लोग सब यार। सर आप ही बता दें। मैं तो सब कुछ कर दूं, आओ गोदी में बैठ जाओ। ये भी मैं कर दूं, ये भी मैं कर दूं, ये भी मैं कर दूं, तुम क्या करोगे? तो सर हम सब आंसर दे रहे हैं, सब का गलत नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, कोशिश करो, सही भी आएगा। अंबेडकर। अंबेडकर लेट है, अंबेडकर से पहले भी लोग हैं। और अंबेडकर नहीं होता, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तमीज से सॉरी सर, बात कीजिए। दादा भाई नेहरू। हाँ, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नौरोजी। और पीछे चलिए, बोलो ब्रिजवाला, और पीछे चलो। पायनियर बताओ क्या पढ़ाया जाए, क्या? तभी तो दुनिया के पास सब कुछ है, आता कुछ है नहीं। सर डब्ल्यूसी बनर्जी। और पीछे चलो, मंगल पांडे। अच्छा जी, अब मंगल पांडे जो है वो इंटेलेक्चुअल भी हो जाएंगे। चलिए और पीछे चलिए, मंगल पांडे से पीछे चलो। पाइनियर हैं मॉडर्न आइडियाज के, पाइनियर। उनसे पहले इतने सिस्टमेटिक तौर पे, इतने बड़े लेवल पे मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न थिंकिंग की बात नहीं हुई। लिख दे भाई भूपति, तुझे तो पता है। चला गया क्या भूपतिया है? जल्दी बोलो यार। मैं ताली बजाना चाहूंगा ब्रिजबाला जी के लिए, जिन्होंने अंत में सही उत्तर दिया, राजा राम मोहन रॉय। देखा, सही चीज लाने में क्या पेच लगाने पड़ते हैं। पढ़ते रहो बेटा तुम, पढ़ो, खूब पढ़ो, हम भी देखेंगे। हाँ, तो पाइनियर हैं वो, राजा राम मोहन रॉय पाइनियर हैं इंडियन नेशनलिज्म के। ये फेज है एक, ये फेज देसाई साहब के हिसाब से कब तक चलेगा? 1885 तक चलेगा। तो पहला फेज चला 1885 तक, दूसरा फेज चला 1905 तक, और 1905 तक का फेज क्या दिखाएगा? इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बुर्जुआ सोसाइटी। वो कह रहा है कि भाई जो नई बुर्जुआ सोसाइटी है उसका इंटरेस्ट शो कर रहा है वो 1905 तक, यानी मॉडरेट जो है वो नई बुर्जुआ क्लास का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा? ये किसने कहा? सीधे बैठो कोमल, है फैशन जो चल रहा है, चला बैठना भी नहीं आता और कहते हो सर सामने आके बात कर लो। न्यू बुर्जुआ क्लास है ये। तो न्यू ए आर देसाई ने कहा, बिल्कुल ए आर देसाई साहब ने कहा कि भाई जो नई क्लास बनी 1905 तक, वो भी अपने ही इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी। मॉडर्न अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। मॉडर्न एजुकेशन से क्या बनेगा? मिडिल क्लास बनेगा।
डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होगा, ट्रेड बनेगा, लेकिन मर्चेंट आएंगे, लेकिन सारे के सारे जो है ये मॉडर्न इंडस्ट्री भी आएंगी, लेकिन ये जो नया फेज है ये एजुकेटेड क्लासेस और ट्रेडिंग बुर्जुआ क्लास की ही बात सुनेगा। जैसे कांग्रेस क्या मांगेगी, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में घुसा दो, ड्रेन ऑफ वेल्थ रोक दो, ये सारी चीजें वो मांगेंगे। इंडियंस ये सारी चीजें बोलेंगे भाई ये कर दो। जो भी कांग्रेस के रेजोल्यूशंस थे, ए आर देसाई साहब का कहना है कि वो सारे के सारे रेजोल्यूशन, सारे के सारे आइडियाज जो हैं वो एक दर्शाते हैं कि वो मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे लोगों के काम है बस वही मांगे जा रहे हैं, बाकियों की तो बात हो नहीं रही है, असली समाज की बात नहीं हो रही है, और मशीनरी जो है वो उन्हीं के फेवर में वर्क कर रही है। ओके, यही तो था, हमने पढ़ा है, ये तो इंडियन रिसोर्सेज मांग रहे थे वो। इसीलिए थर्ड फेज आया नेशनल मूवमेंट का 1905 से 1918 के बीच में। इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट क्या बन गई बताओ? अकॉर्डिंग टू देसाई साहब क्या हो सकता है इस फेज में, थर्ड फेज में? बोलो जल्दी। थर्ड फेज में नेशनल मूवमेंट कैसी बन सकती है? अरे एक वर्ड तो बोल दो, बोलो। देखो कैसे ऐसे बैठते हैं कि जैसे कि भाई वो बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर भी नहीं, जैसे इंडिया से बाहरों जो भेजते थे ना बिहारियों को, मॉरिशस, फिजी, जहाजों में भर भर के, वैसे बैठे हुए हो तुम कि बस अगला नंबर हमारा है। कलेक्टिव कुछ नहीं होता, सही वर्ड आना चाहिए। मास मूवमेंट आई, सही बात है, मैंने पूछा कैसी उसका उसका आउटलुक कैसा होगा। राइट वर्ड जब तक नहीं आएगा तुम्हारे माइंड में, लिख लो तुम जितने मर्जी और पढ़ लो जितना मर्जी, कुछ नहीं हो सकता। और वो ऐसे नहीं आता। इंडिपेंडेंट एंड लिबरल है, लिबरल यानी 1905 के फेज के बाद भारत की नेशनल मूवमेंट लिबरल हो गई? बताओ। हमारी 1905 के बाद मूवमेंट हो गई मिलिटेंट, क्रांतिकारी आ गए, हर समाज के तबके, छोटे तबके के लोग भी घुस गए। खुदीराम बोस को कोई जरूरत नहीं थी पढ़ाई लिखाई की, बम फेंक दिया सीधा, तो दिखा रहा है एक नया तरीका। तो अब यानी कि ये फेज भी आ गया है। देसाई साहब ने कहा 5 से 18 तक तो ये हुआ भाई, उसके बाद उन्होंने 18 से क्या हुआ, 18 से सीडीएम तक का फिर एक फेज आया, सीडीएम तक 1934 तक अगला फेज आया। उस फेज में जो है मूवमेंट और चौड़ी हो गई, बहुत चौड़ी हो गई, जो यानी अब तक अपर क्लास तक जुड़ी हुई थी उसमें सब आ गया, अब इंडियन मासेज आ गए। लेकिन उनका कहना है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो उन्हीं हाथों में रही 1918 के बाद, जो बुर्जुआ था, इंडियन इंडस्ट्रियल बुर्जुआ क्लास, इंडियन इंडस्ट्रियल बुर्जुआ क्लास, उसी ने प्रोग्राम बनाए, उसी ने पॉलिसी बनाई, उसी ने स्ट्रेटजी बनाई, उसी ने स्ट्रगल के फॉर्म बनाए, और गांधी उसके लीडर थे। लेकिन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप भी 1920s के बाद में राइज हुए, इसीलिए सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप्स ने प्रो पीपल एजेंडा दिखाया, उन्होंने कंसोलिडेशन किया, उन्होंने कंसोलिडेशन किया पॉजिटिव पीपल बेस्ड आइडियाज का। लेकिन साथ साथ में कम्युनलिज्म भी बढ़ा, कम्युनलिज्म ने सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की और डिवाइड किया। फिफ्थ फेज आया फिर 1934 से 39 में, गांधी जी की स्ट्रेटजी 1934 से 39 के बीच में पोस्ट सीडीएम फेल हो गई, कोई ना पूछा उसको, और कांग्रेस जो है फर्दर सोशलिज्म की तरफ थोड़ी झुकी, लेकिन झुकी सोशलिज्म की तरफ तो उसको सोशलिज्म को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पेटी बुर्जुआ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के बाहर और कांग्रेस के अंदर, पेजेंट, वर्कर, डिप्रेस क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लीडर्स, उन्होंने अपने अपने लिए एजिटेशन स्टार्ट कर दिया और कम्युनलिज्म भी ग्रो कर गया। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें मेन स्ट्रीम में जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और इसी वजह से गांधीयन कांग्रेस उसने जो है डोमिनेंट क्लासेस के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया और देश को जो है आजादी मिली, लेकिन पार्टीशन के साथ। लेकिन जो बंधुआ मजदूर, गरीब, किसान, वो सब तो वहीं के वहीं रह गए। ये किसने बोला सब? हाँ कोमल, किसने बोला ये सब? यार देसाई, हाँ देसाई। हाँ देसाई ने बोला ये सब?
अच्छा सर, वैसे पूछ रहे हो सर? बोलो बोलो, किसने बोला ये सब जो मैंने अभी बताया? सर अम्बेडकर भी बोलेंगे। अंबेडकर ने बोला है, शाबाश। देखा, बहुत समझदार हो। बात एआर देसाई की हो रही है और बोल अंबेडकर रहा है। थोड़ी देर बाद इसके चाचा और मामा का नाम भी बुलवा दूंगा मैं इसके मुंह से। सर बताया तो था सर, आप जब कह रहे किसने किसने बोला है। मैं तो पूछ रहा था तुमसे, तुमने तो बोला सर नहीं मैंने नहीं। बता तो दिया। बताना नहीं होता, वो झाड़ू मार रही हो क्या तुम? नहीं सर, ऐसे ये इन सब की बातें तो फिर वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो दोनों आ सकते हैं सर। किसकी बात हो रही है फिर? अभी अभी हम किसकी बात कर रहे थे? हाँ, ऊपर तो अभी हम बहस। यार देसाई की बात कर रहे हैं सर। तो यार देसाई आपने कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोला? सर फर्स्ट टाइम मैंने यही बोला था, फिर आपने नहीं बोला बोला था नहीं तुमने, तुमने यार देसाई बोला, लेकिन ए आर देसाई, ए आर सर वो वैसे आवाज आ गई होगी, पर अच्छा मैंने अच्छा। कॉन्फिडेंस बोला देखो था। तुम जितनी शानी हो उतना हम पॉकेट में लेके घूमते हैं, समझ गए? फालतू बात। अब एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया की स्टेट और सोसाइटी, उन्होंने किताब लिखी देसाई की, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एंड इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। उसमें भी उन्होंने यही किया कि भाई कैपिटलिस्ट पैराडाइम है। कौन सा पैराडाइम है? कैपिटलिस्ट पैराडाइम, यानी हमारा समाज, हमारी जो डेवलपमेंट हुए हैं वो सब कैसे हैं? कैपिटलिज्म है वो, कैपिटलिज्म के दम पे हुए हैं। कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस दर्शाता है, यानी गरीब तबका, जो वंचित समाज है, उसकी बात नहीं की गई। कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट पैराडाइम, समझे? तो उन्होंने बोला कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट पैराडाइम, कि भाई जो भी हुआ है भारत में, स्टेट का रोल जो रहा है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में रहा है, लेकिन स्टेट एपरेटस ने जो इकोनॉमिक और सोशल मेजर लिए हैं स्टेट ने, वो प्रॉपर्टी क्लास को बचाने के लिए लिए हैं। किसकी क्लास को किसके
किसके फायदे की बात की है उसने? अब सरकार बोलती है ना 100 गज के प्लॉट देंगे, ये देंगे, वो करेंगे। पहले तो कहाँ होता था? पहले शुरू से जितना पैसा था, जितना हमारी औकात थी, उसके हिसाब से तो भारत कर ही रहा था। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई, जिनके पास है ना उन्हीं की सोची है, जिनके पास कुछ नहीं उनकी नहीं सोची। तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ने भी डेवलपमेंट के पाथ को कैपिटलिस्ट के साथ जोड़ा। पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी थी रूलिंग क्लास की, ताकि कैपिटलिस्ट क्लास को आप फायदा कर सको। और जो स्ट्रगल है जो एक्सप्लॉइटेड क्लास के, वो वैसे ही रहे। इसीलिए उन्होंने डेटा गैदर किया कि बुर्जुआ क्लास जो है वो कितना स्टेट में उसका रोल है, बुर्जुआ क्लास ने स्टेट को कैसे कैप्चर कर लिया है, और देश जो है बैकवर्ड ही रह गया है। तो इसीलिए रूरल सोशियोलॉजी और एग्रेरियन स्ट्रगल, उससे हमें पता लगता है कि इंडियन स्टेट ने कैसे प्लानिंग की है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहा है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर प्री कैपिटलिस्ट से कैपिटलिस्ट रिलेशनशिप कैसे बने। फिर उन्होंने जब स्टडी की तो शाह ने स्टडी की, बेसिकली शाह ने स्टडी की देसाई के आइडियाज के ऊपर कि भाई एग्रेरियन स्ट्रक्चर और रूरल एरियाज में कैसे चेंज हुआ। एग्रेरियन रिलेशनशिप चेंज हुई क्योंकि स्टेट ने इंटरवेंशन किया। एग्रेरियन रिलेशनशिप चेंज हुई क्योंकि स्टेट ने इंटरवेंशन किया। तो मुझे ये बताइए स्टेट जो है कैसे इंटरवेंशन कर सकता है एग्रेरियन रिलेशंस में? बोलो कोमल। टैक्स। 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 तुम जो है लैंड के ऊपर टैक्स लगवाओगी, खेत के ऊपर टैक्स? माय गॉड। सर जो वो लैंड रेवेन्यू वगैरह, भूपति ने बोला पीडीएस, एमएसपी और कोई मोटा शब्द, गजब कर दिया भाई। एडवांस क्लासेस भी कर ली तूने सारी, अब फिर भी ना बेरा है। टैक्स। बोले बोले ब्रिजवाला जी, आप बोले लैंड रिफॉर्म्स। हाँ सर ये वाला वर्ड बोलने वाली थी मैं मेरे। आप तो बीच मत बोलो ऐसे, राजीव मत बन। नहीं सर। लैंड रिफॉर्म्स इज द राइट टर्म। यस, लैंड लेजिस्लेशंस आए। तो लैंड लेजिस्लेशन सबसे पहले आए, उनसे फिर जो है चीजें समझ में आई कि भाई वो भी जो है रिफॉर्म्स तो हुए हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हो रहे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से आज तक जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं, उन्होंने ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को तो तोड़ दिया, ओल्ड लैंड रिलेशन और आर्टिजन क्लास को तो साइड में कर दिया, ओल्ड विलेज कम्युनिटी और इकोनॉमी टूट गई, डूब गई, और न्यू पीजेंट प्रॉपर्टियर क्लास इमर्ज हो गई। जमींदारी क्लास जो है वो इमर्ज हो गई। आर्टिजन तो डिसअपियर हो गए। आर्टिजन क्या बन गए? अब आर्टिजन बन गए कैपिटलिस्ट क्लास में वर्कर बन गए। यानी पहले लैंड था भारत के पास बहुत सारा, लैंड में किसान थे, किसान के नीचे छोटे किसान थे, बंधुआ मजदूर थे, तो उनकी जिंदगी बदली तो है नहीं। लैंड के ओनर प्राइवेट ओनरशिप में आ गया, लैंड रजिस्ट्रेशन आई, और बाकी जो गवर्नमेंट के एग्रेरियन इंटरवेंशन के स्कीम आए, जैसे पीडीएस भी है, एमएसपी भी है, सारी बात ठीक है, लेकिन उससे जो है वर्कर वर्कर रह गया, लेबर क्लास बन गया, वो टेनेंट बन गया, वो मर्चेंट के हाथ में पावर रही, मिडिल मैन के हाथ में पावर रही। लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गया, और इससे जो है विलेज में परिवर्तन तो आया, लेकिन वो परिवर्तन जो है आधारभूत परिवर्तन नहीं था। इसीलिए ब्रिटिश के जो रिफॉर्म्स थे, ब्रिटिश टाइम ने इकोनॉमिक आउटलुक तो बदला भारत का, लेकिन उसने सोशल साइकोलॉजी भी बदल दी। सोसाइटी की सोशल साइकोलॉजी, सोशल मतलब साइकोलॉजी तो माइंडसेट की बात करेंगे, वो बदला उसने। क्योंकि उसने कैसे बदला? उसने ऐसे बदला कि जो चेंज आने चाहिए थे, जिस चेंज के आने से समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए था, वो एक्चुअली में परिवर्तन ना होने की जगह उन्होंने चीजों को कुंठित कर दिया, स्टंटेड कर दिया, और फिजियोलॉजी तो बदली बदली, सोसाइटी की फिजियोलॉजी बदल दी। ठीक है ना? लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि आपको कितनी लैंड, आप उससे ऊपर लैंड आपके पास नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द लॉ। जैसे आज भी है, इंडिविजुअल ओनरशिप कितनी हो सकती है। आप ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा, आप अंबानी के पास 2000 करोड़ रुपया है, वो आएगा हिमाचल प्रदेश में, वो आएगा हरियाणा में और बोलेगा मैंने सारे सारे पहाड़, सारे सारे खेत, सारी नदी मैंने खरीद ली है, मेरे हैं। नहीं हो सकता ऐसा। ओके, लैंड सीलिंग बोलते हैं उसको। लैंड सीलिंग के लॉ की वजह से ही
जो लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा भाई आपके दादा क्या थे, हमारे दादा के पास तो 500 गांव थे। ये सारी जमीन जो देख रहे हो आप 50-100 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, इसके हमारा हमारा कुनबा या हमारा खानदान इसका मालिक था। होता है ना ऐसा। तो वो है, तो गवर्नमेंट लैंड सीलिंग लॉज लेके आई, टीनेंटशिप के लिए लेके आई, उसके हिसाब से चीजें चेंज हुई। अब देसाई साहब ने पेजेंट मूवमेंट्स की भी बात की। तीसरा जो हमने जो तीसरा टॉपिक आज पकड़ा था, देसाई साहब ने पेजेंट मूवमेंट की भी बात की। पेजेंट मूवमेंट में क्या हुआ, पेजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया, उन्होंने एक किताब लिखी, पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। और साथ में उन्होंने क्या किया, एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर सोर्स बन गया इंडिया के लिए भी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लिए भी। देसाई के व्यू में अगर कहा जाए तो एग्रेरियन रिलेशनशिप स्टेट के इंटरवेंशन करने की वजह से बदल गए, लैंड लेजिस्लेशन की वजह से बदल गए। ओके, क्योंकि एग्रेरियन पॉलिसी जो थी वो रूलर के हिसाब से है। उन्होंने क्या कहा, मैं एक कोट देता हूं आपको, वो कोट ही हम लिख लेते हैं। ऐसा उन्होंने 1986 में कहा। कोट से आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहते थे। और उसको अपने नोट्स में, जैसे अभी हम कर रहे हैं, उनके अंदर लेके आओ। क्यों आंचल जी? अरे तुम चाहो तो सब लोग एक एक मैंने बोला भी था, आंचल को भी मैंने बोला था, तुम्हें चाहिए कि जो पेपर 1 हमने किया है उसकी एक एक पीपीटी, एक एक स्लाइड बनाओ बढ़िया सी, याद होना शुरू होगा फर्स्ट लेक्चर से या थिंकर से, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से। पर नहीं जी, बनाओ, मुझे भेजो उसका स्क्रीनशॉट। मतलब कंप्लीट कर लेते उसके बाद मैं बनाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो कर ही रहे हो बहुत सारा काम, देखो टाइम लगता है। मैं तो बाकी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा कोई भला थोड़ी ना है। मेरा भला है, पेपर निकलने में तो हमारा भला है ही, अच्छा लगता है। पर ऐसा भी नहीं कि हर चीज जो है कमर्शियल एंगल से ही जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं होता। कमर्शियल एंगल भी जरूरी है। आप जब जॉब पे जाते हो तो पैसे मिलते हैं, सबके साथ ऐसा ही है, हैं? तो ये उन्होंने बोला कि जो एग्रेरियन पॉलिसी का थ्रस्ट है, उसका काम था एब्सेंटी इंटरमीडियरीज, जो हमने वर्ड यूज किया था एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, उसको हटा दे। और उनकी जगह क्या आ गया अब, कैपिटलिस्ट, एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट आ गए, रिच फार्मर आ गए, मिडिल पेजेंट आ गए। यानी कि उन्होंने कहा उनको हटा के ये लेके आ गए, और जो गरीब वंचित समाज है वो फिर भी आउट रह गया। आज के हिसाब से बात की जाए तो देसाई साहब तो कहेंगे ही कहेंगे, भैया इन्फ्लेशन इतना ज्यादा, महंगाई इतनी ज्यादा, लोगों के पास दो पैसे नहीं है, और गरीबी बढ़ती जा रही है, और जो है हैव और हैव नॉट का गैप बहुत ज्यादा हो गया है। आप समझे मेरी बात को? तो ये है। तो ये जो कह रहे हैं हमारे देसाई साहब, ये कह रहे हैं कि इन चीजों के कारण से पीजेंट ग्रुप्स के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया। एक हो गया अपर क्लास, लैंडलॉर्ड क्लास बन गई, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर साइड में हो गए। और उन्होंने इसीलिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल रहे वो जिस हिसाब से लैंड रिफॉर्म हुए। उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स का कोई भी अच्छा तरीका नहीं हुआ, इससे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो आ गए एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट के फॉर्म में, उनके पास सरप्लस था, उन्होंने प्रॉफिट लिया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भी यही हुआ, कोऑपरेटिव में भी यही हुआ, और ग्रीन रिवोल्यूशन में भी यही हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से भी गरीब और अमीर की खाई बढ़ गई। इसलिए उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव मॉडल होना चाहिए, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट का सिस्टम होना चाहिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भारत की होनी चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर के चेंज होने के साथ होनी चाहिए। एग्रेरियन रिलेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जैसे आप कंट्रोल करो कोऑपरेटिव्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी आप जो है वो भी कंट्रोल करो, सब जगह बांटो। देसाई ने 1970s के बाद इस तरह की चीजों पे ज्यादा फोकस किया। जैसे उन्होंने बोला
कि जो नक्सलाइट मूवमेंट जो शुरू हुई है वो इसीलिए शुरू होगी, वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाती है समाज का। अर्बन एरियाज में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने शुरू हो गए, रेलवे की स्ट्राइक होनी शुरू हो गई, स्लम ड्वेलर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लग गए, उसको उन्होंने बोला ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है। यानी कि वर्किंग क्लास जो भारत की है वो क्या है, ट्रेडिशनल रिवोल्यूशनरी फोर्स, वही स्ट्रक्चर को चेंज करेगी। जैसे बात बात हो तो चक्का जाम, पूरे भारत में आज ये होगा, पूरे भारत में आज बंद होगा, इन चीजों को उन्होंने कहा यही है असली, यही लोग चेंज लेके आएंगे। और वो पहले ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे, पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने जो एक वर्ड लेके आए, इनफॉर्मल सेक्टर। उन्होंने मतलब नोट किया, मतलब जो वर्कर और वर्किंग क्लास है इनफॉर्मल सेक्टर में जो है, और उनकी स्ट्रगल को भी उन्होंने हाईलाइट किया। पटेल ने ऐसा कहा है उनके काम को देख के कि उन्होंने वही है, वही इसके पायनियर है। ये इनफॉर्मल सेक्टर जो हम कहते हैं जिसको, जिसमें वर्कर और जिसमें वो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते का मतलब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी स्टडी करके यही चीज बताई, सोशियोलॉजिस्ट ने भी स्टडी करके यही चीज बताई, बाद में थ्योरीज बन गई बेसिकली। आज के डेट में तो पूरा एकदम इकोनॉमी वाले तो एकदम धड़ल्ले से यूज करते हैं फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर डिवीजन, तो पटेल साहब के टाइम से इसकी शुरुआत हुई। यानी कि देसाई ने पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीरियन स्ट्रगल को जो है वो दर्शाया उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उन्होंने बताया प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी क्लास, प्रॉपर्टीड क्लास है वो कैसे पावर को कैप्चर कर गई, बाकियों को लड़ना पड़ेगा। ये हो गया उनका तीसरा कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया स्टेट एंड सोसाइटी, उसको भी उन्होंने इसी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो तो मार्क्सिज्म के बेस पे कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टेट एंड सोसाइटी पे यही किया। उन्होंने जो है स्टेट एंड सोसाइटी में दर्शाया कि भाई स्टेट वही, अगेन स्टेट की जो डायरेक्शन होगी, स्टेट की जो मोनोपोली होगी, वो जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, स्टेट की मोनोपोली किस डायरेक्शन में जा रही है, स्टेट किस डायरेक्शन में सोच रहा है। बुर्जुआ प्रॉपर्टी रिलेशंस हैं, आपको राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू एम्प्लॉय वेज लेबर है, ओके। उन्होंने कहा कि अब सिविल राइट, सिविल लिबर्टीज भी हैं, सिविल लिबर्टी भी उन्होंने कहा कि वो भी बुर्जुआ रिवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हैबस कॉर्पस है, आरटीआई है आज की डेट में, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, सेकुलर एजुकेशन है। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें वैसे तो सही लगती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में मैनिपुलेटेड है। दीज आर मैनिपुलेटेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अपर क्लास। ऑप्रेस क्लास तो उनको यूज ही नहीं कर पाता, ऑप्रेस क्लास को ऑप्रेस करने के लिए ये सारी चीजें की गई। उनका ही कहना था ये बुर्जुआ राइट है, ये प्रोलेटेरिएट राइट नहीं है, ओके। अब प्रोलेटेरिएट की राइट की बात करें तो उन्होंने कहा कि उनका राइट क्या होना चाहिए, राइट टू पिकेट, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू ऑर्गेनाइज। बोला इन पे दबाव डाला जा रहा है। तो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी जो मैंने बोली, जिसमें सिविल लिबर्टीज जो आज भी बात हम करते हैं, वो जो है सेकंड और सिविल लिबर्टी वाले हो गए, या राइट टू स्ट्राइक हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजों पे दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि इनको रोकने से ही समाज जो है, जो अपर क्लास है, वो सरप्लस की तरफ बढ़ेगा। अब क्यों नहीं नौकरियां निकाल रही सरकार, रेलवे भी प्राइवेटाइज क्यों हो, वो ऐसी बातें करते हैं। रेलवे का आधा प्राइवेटाइज हो गया, रेलवे रेलवे के लोकोमोटिव है लेकिन चलाने वाले प्राइवेटाइज हो गए, उनको कोई वही नहीं है, वो पैशन चला गया, पैसे के लिए सारा काम होगा है। पुलिस फोर्स को छोड़ के और एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के एक समय आएगा सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, सब कुछ लिबरलाइज हो जाएगा। अमेरिका जैसे देशों में तो वो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, आर्मी में भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। हमारे यहाँ आर्मी में मरने के लिए आदमी जान दे देता है, पुलिस में भी सर्विस करने के लिए आदमी जान दे देता है कि भाई मेरे को पुलिस में जाना है। वो बहुत अच्छा, एक बहुत ही लुक्रेटिव वो लगता है, स्टेबल लाइफ लगती है भाई, जिंदगी भर आपको पेंशन मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। पेंशन भी खत्म हो रही है, पेंशन के सिस्टम को भी चेंज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए ही आप कह सकते हैं देसाई साहब ने इन सब मुद्दों को उठाया। तो अब उन्होंने जो है ये सारी चीजें की, लेकिन अगर हम क्रिटिक के तौर पे देखें तो मार्क्सिस्ट अप्रोच को ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकल है, वो पॉलिटिकल है नेचर में, वो जो है कम्युनिस्ट आइडियाज और कम्युनिस्ट मूवमेंट को ही दर्शाती है। मार्क्सिस्ट स्कॉलर भी आर्ग्यू करते हैं कि देसाई के एनालिसिस में डेप्थ नहीं है और बहुत सिंपल है, वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की जो सिचुएशन है हिंदुस्तान की सोसाइटी की, वो उसको दर्शाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन कैपिटलिज्म कंप्लीटली प्रॉपर्टी क्लास के साथ,
नेचर जो है प्रोटेस्ट के भारत में वो डिफरेंट है, जैसा जैसे देसाई साहब कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उन्होंने कोई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं दिया। किस सेंस में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं दिया? इंटरसेक्शन बताओ क्लास का और कास्ट का, जेंडर, क्लास, कास्ट, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, एथनिसिटी जो हो रहे हैं, वो कहाँ है? वो थ्योरी, इसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन कहाँ है? इनहेरेंटली जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कहाँ है? तो यानी उन्होंने सिंपली बोल दिया एक्सप्लॉयटेटिव है, एक्सप्लॉयटेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, इसके बेस पे हो जाएगा। ओके। अब उन्होंने जो है, जैसे देसाई साहब ने बोला कि एक तरफ तो हो गई एग्रीरियन क्लासेस, यानी रिच, पेजेंट, मिडिल, फार्मर और लैंडलॉर्ड। ये जो इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया, रिच, पेजेंट, मिडलमैन और फार्मर। लेकिन जो डिवीजन कर दिया देसाई साहब ने, प्री ग्रीन रिवोल्यूशन, पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन तो भारत के सारे पार्ट्स में लागू ही नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों की भूखमरी, बहुत सारे लोगों की गरीबी भी दूर हुई। ऐसे ही देसाई आर्ग्यू करते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, विलेज वाज सेल्फ सफिशिएंट, इट वाज ऑटोक्रेटिक, इट वाज अनप्रोग्रेसिव। ऐसा तो नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश के आने के बाद आता है, उससे पहले लेकिन हम इतने सिंपलिस्टिक, हम इतने बैकवर्ड नहीं थे। ऐसे ही एक सुजाता पटेल, उन्होंने आर्ग्यू किया, वो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, कि देसाई साहब के जो आइडियाज हैं उनसे कोई नए थ्योरेटिकल थीम नहीं निकल के आते। उन्होंने लेबर, नेशन, डेवलपमेंट, स्टेट, पॉलिटी, सारी चीजों की बात की है, लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भारत का जो वजूद है वो निकल के नहीं आता। तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं देसाई साहब एक एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट थे, एक एमिनेंट मार्क्सिस्ट थे, और जो है उन्होंने कंटेम्प्रेरी सोशल चेंज को स्टडी करने की कोशिश की, उन्होंने असेसमेंट किया, उन्होंने नेचर ऑफ रूलिंग क्लास पे फोकस किया, रिसोर्सेज जो वो कंट्रोल करते हैं उस पर फोकस किया, उन्होंने पैम्पलेट्स लिखे, उन्होंने बुक्स लिखी, अपनी स्ट्रगल को उन्होंने तरह तरह से दर्शाया। लेकिन उनका एरिया बहुत वाइड है। उनके लेकिन करने की वजह से नेशन और क्लास, इन सब चीजों की बातें होने लगी। प्लानिंग और डेवलपमेंट इंडिया में जो हुआ उसके ऊपर प्रकाश डाला। सोशल मूवमेंट जो भारत में हुई, जो इंक्रीजिंगली कमर्शलाइजेशन जो बढ़ा, उस पे फोकस आया। कंटेम्प्रेरी राइट्स जो होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया आज की डेट में, बाकी सारी चीजें होगी, उस पर भी हम कह सकते हैं कि वहां से फोकस आया। तो उनका यानी कि रिवोल्यूशनरी था नेचर। उन्होंने रिवोल्यूशन लेके आए वो थिंकिंग के अंदर। अर्लियर अंडरस्टैंडिंग जो थी नेशनलिज्म की, उसको उन्होंने बदला। देसाई ने कॉलोनियल कैपिटलिज्म को समझाया, और कॉलोनियल कैपिटलिज्म से जो सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ और जो नया सिस्टम बना, उसको उन्होंने उस पर प्रकाश डाला। तो यानी कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर हो गया, चाहे चाहे फिर कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर हो गया। और अगर सोचा जाए तो उस टाइम पे तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो उस टाइम सोशियोलॉजी डेवलपमेंट है, उस टाइम किसका किसका वो है, मॉडल है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, उसका जोर है। देसाई लेकिन लिखते रहे इंडियन स्टेट और सोसाइटी के बारे में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, ये अपने आप में बड़ी बात है। देसाई अपने सोशियोलॉजी, यानी उन्होंने एक नई सोशियोलॉजिकल अप्रोच को जन्म दिया एक तरीके से भारत के केस में। रियलिटी, सोशल रियलिटी दिखाने की उन्होंने कोशिश की, डिवीजन ऑफ लेबर को दर्शाने की कोशिश की, सोशल रिलेशंस दिखाने की कोशिश की। तो इस मार्क्सिस्ट अप्रोच से हम सोशल और क्लास स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, उसके बाद क्या हो रहा है। प्रॉपर्टी रिलेशन भी उन्होंने फोकस किया, प्रॉपर्टी रिलेशन पर भी, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेशन ही डिफाइन करते हैं कि किस दिशा में क्या सिस्टम जाएगा, उसका पर्पस क्या है, नेचर क्या है, कंट्रोल क्या है, डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये प्रॉपर्टी रिलेशन से पता चलता है। जिसके पास होगी वही उस चीज को आगे लेके जाएगा। तो ये जो डायलेक्टिज्म है कि है और नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, इसको ही हम कहते हैं देसाई साहब की थिंकिंग। ये हो गया हमारा, देसाई साहब के आइडियाज पे हमने प्रकाश डाल दिया। अब बताइए, पल्ले पड़ा जी कोमल जी? क्या पल्ले पड़ा? मुझे नहीं सुनाई दिया आपने क्या कहा। फिर आ गया समझ। क्या आ गया? कौन आ गया? यार देसाई।
कहाँ आया, मुझे भी दिखा दो। दिमाग में आया सर, लिखेगा ना। हाँ, तो यानी कि अगर हम इसी डायरेक्शन में, इसी लेवल पे अगर हम बात करें, ए आर देसाई साहब ने जो किया, ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो फंक्शनलिज्म वाली अप्रोच थी, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, उसको भी हम एक बार देख सकते हैं, ताकि जो मैं बाद में बताने वाला था उसको पहले ही बता दूंगा। वरना सोचा हमने ये था कि पहले तीनों को करके फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर भी कर देंगे, ऐसा कोई खास वो नहीं है। लेकिन जैसा हमने देसाई साहब को पढ़ा, वैसे ही हम एक बार एम एस श्रीनिवास साहब को ही पढ़ सकते हैं कि उनकी अप्रोचेस क्या हैं। वैसे उनकी अप्रोचेस को हम कल देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। अगर कोई ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लगता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम की बात की है उन्होंने, सोशल स्ट्रक्चर की बात की है, कहीं पर हैंडशेक होगा, कहीं पे नमस्कार होगा, कहीं पे कुछ होगा। यानी घुरिये साहब जो बातें कर रहे थे, श्रीनिवास साहब ने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी दिखाई है बातों में, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। कास्ट सिस्टम पे उन्होंने फोकस किया है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर पे उन्होंने फोकस किया है, विलेज उनका भी साइट रहा है। लेकिन फंक्शनलिस्ट अप्रोच हम जब कहते हैं तो श्रीनिवास साहब ने क्या किया, मेथड्स यूज किए जो डिफरेंट थे। श्रीनिवास साहब ने क्या किया, उन्होंने जो है मतलब इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिकल चीजें की, इसीलिए इतने रिनाउंड हुए वो। एमए किया, एलएलबी किया, पीएचडी भी की, वर्ल्ड रिनाउंड, ही वाज वर्ल्ड रिनाउंड एट दैट टाइम। बताइए, इसका एक ओवरव्यू हम फिर से ले लेंगे अभी। हाँ, सब्सिडाइजेशन और इन सब की बात करेंगे हम आगे, दोबारा आएगा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। वी आर टेकिंग अ स्ट्रक्चरल अप्रोच। कोई और डाउट है तो पूछिए। सर तो ये हाँ बोलो। सर बुक का नाम बता दो, जो आपने कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट पैराडिग्म बताया था ना, उसकी बुक का नाम आपने क्या, इंडियन नेशनलिज्म आगे कुछ था ना, स्किप हो गया मेरे से। इंडियन नेशनलिज्म ही है उसका, इंडियन नेशनलिज्म एंड सोशल डायमेंशंस करके है। उन्होंने एक्चुअली, ए आर देसाई साहब की एक किताब है इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, ब्लू कवर की, जो कि आज भी बड़ी फेमस है और सिविल सर्विसेज में ही पढ़ी जाती है वो, ऐसा नहीं है। मेरे पास है वो, आई कैन शो यू। तो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं ये एक तरीके से, जो उस चीजों को दर्शाते हैं। आप ए आर देसाई गूगल भी करोगे ना, आपको 3-4 ऐसे पतली पतली किताबें दिखाई जाएगी, क्योंकि ये सारे लोग पाइनियर रहे हैं ये। अब हर एक ने लेकिन वो नहीं किया, जैसे मैंने एम एस श्रीनिवास साहब की बुक्स के नाम भी आपको बताए थे, तो हम उनको कोट कर सकते हैं, हम उनको, अगर हमें याद हो तो, अगर बुक पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, बस लिख दोगे इन इस बुक और ऐसे करके आपने बता दिया। ऐसे करना पड़ेगा, सारी की सारी बुक्स पढ़ने का तो टाइम नहीं है, और हो भी नहीं सकता, और बहुत मुश्किल भी होता है। समझे मेरी बात को? तो अब जैसे अब हमने बात की थी कल बुक व्यू, तो बुक व्यू एक हो गया, एक हो गया फील्ड व्यू। तो बुक व्यू मतलब, बुक व्यू बताएगा, नॉलेज देगा, एलिमेंट्स बताएगा, इंडियन सोसाइटी को जो बनाते हैं वो बुक व्यू है। रिलीजन है, वर्ण सिस्टम है, कास्ट है, जाति है, फैमिली है, वो जो बुक्स के थ्रू आता है, सीक्रेट टेक्स्ट जो बताते हैं। बुक व्यू किसका था? अभी तक हमने जितने थिंकर पढ़े इंडियन सोशियोलॉजी के, उसमें बुक व्यू किसका है कोमल?
वेरी गुड ब्रिजबाला जी। बट स्पेलिंग ऑफ घुरिया इज रॉन्ग। बुक यू किसका है कोमल बोलो। आंचल आप बताओ बुक यू किसका है। सर जीएस घुरिया। हाँ घुरिया साहब का है बुक व्यू, बिल्कुल सही कहा। फील्ड व्यू हो गया श्रीनिवास का। डिफरेंट रीजन्स फील्ड वर्क करेंगे, फील्ड व्यू, इंपिरिकल मेथड। तो इसीलिए श्रीनिवास साहब ने जो कास्ट सिस्टम एंड विलेज, कास्ट क्या माना उन्होंने, एक सेगमेंटरी सिस्टम माना कास्ट को, यानी एक कास्ट एक सेगमेंट है, उसके अंदर भी बहुत सारे सब कास्ट होंगे, उसके अंदर भी डिवीजन होंगे। वो इंडोगैमी की यूनिट है, सारे एक हैं इंडोगैमी। कॉमन ऑक्यूपेशन होगा, कॉमन वो उनके अंदर सोशल और रिचुअल लाइफ की यूनिट्स होंगे, कॉमन कल्चर शेयर करेंगे। उन सबका मेंबर्स का जो है एक पंचायत सिस्टम होगा, ये उन्होंने बोला। कास्ट सिस्टम में हायरार्की होगी। हायरार्की जो है मैंने कल भी बताया था, उसका कोर क्या है, कोर है वो, हायरार्की इज द कोर ऑफ द कास्ट सिस्टम। हेरिडिटरी ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन ए सोशल ऑर्डर। The status of the top is Brahmin and the bottom is untouchable. रैंक के हिसाब से है। The middle regions of the hierarchy are flexible. ऐसे ही occupational difference होगा। Caste and occupation relationship will be closely linked. यानी कि उन्होंने क्या बोला, कास्ट क्या है, उन्होंने बोला कास्ट इज सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन। ये हम लिख देते हैं, कास्ट इज सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन। ये वर्ड हमें आंसर्स में डालने पड़ेंगे। ठीक है जी, सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन। इसीलिए वो अपने ऑक्यूपेशन से जाने जाएंगे। फॉर एग्जांपल लोहार, सुनार हाई और लो में आएंगे। रिस्ट्रिक्शन हमने बताया था, रिस्ट्रिक्शन होगा, रिस्ट्रिक्शन इन द टर्म्स ऑफ ड्रेस, टर्म्स ऑफ स्पीच, टर्म्स ऑफ कस्टम्स। अरे हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, अरे हम ऐसे नहीं करते, किन के साथ आप उठो बैठोगे वो भी होगा। रिचुअल पॉल्यूशन, गैप रखा जाएगा। कास्ट पंचायत आपकी होगी, असेंबली होगी आपकी। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी उन्होंने जो है दर्शाई, हमने कल बात की थी इसको। तो यानी कि ये सारे एट्रीब्यूट क्या डिटरमाइन करते हैं, इंटर कास्ट रिलेशंस को बताते हैं। फिर उन्होंने वर्ण और कास्ट पे चर्चा की, नेचर क्या है कास्ट सिस्टम का। वर्ण को सब्स्टिट्यूट भारत में किसने कर दिया, जाति ने कर दिया। और उनके जो मेंटोर थे रेडक्लिफ ब्राउन, जिनका हमने नाम लिया था, उनसे उन्होंने वो किया, उन्होंने रामपुर या रामपुरा गांव का नाम है, उसकी स्टडी की, मैसूर विलेज है। और उन्होंने एक वर्क लिखा द रिमेम्बर्ड विलेज, वहां से उन्होंने स्टडी शुरू की 1976 में। बताओ 1976। हाँ रामपुर भी बोलते हैं उसको, द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 रामपुर। कई जगह रामपुर होना चाहिए, वैसे रामपुरा तो साउथ में नहीं होता, रामपुरी होगा। रामपुरा तो वैसे बोल दिया, रामपुर होना चाहिए, क्योंकि साउथ में पूरा उरा नहीं होते, पूरी होते हैं। पूरम होगा। सोशियोलॉजिस्ट के नाते उनका मेन एम था कि क्या नोट करें विलेज चलता कैसे है, सिस्टम क्या है। और उन्होंने जो है कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को भी पाया, और इस तरह से उन्होंने विलेज की स्टडी की। यानी जैसे मैंने कल बोला था, उन्होंने विलेज को क्या बोला, इट इज अ माइक्रोजोम ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन ट्रेडिशंस को ढूंढ रहे थे वो। इंडियन ट्रेडिशंस उन्होंने कास्ट में मिली, विलेज में मिली, रिलीजन में मिली। लेकिन उन्होंने सेकुलर नहीं लिया, उन्होंने हिंदुत्व नोशन लिया। कास्ट सिस्टम उन्होंने रेजिलिएंट बताया। उन्होंने बताया कास्ट सिस्टम अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज करता है, इकोनॉमी के हिसाब से और पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने आप को इंटरलिंक करता है। उसके अंदर मोबिलिटी है, उसके अंदर एक अडेप्टिव कैरेक्टर है, वो आज भी सही है।
एडजस्ट कर रहा है आज भी। तो इसीलिए जो मोबिलिटी के उन्होंने 2 पाथ बताए, जो अभी बोल रही थी ब्रिजबाला भी, संस्कृताइजेशन एक पाथ है विद इन हिंदू फोल्ड। यानी आप हिंदू समाज के अंदर ही यदि नीचे से लोअर वर्ग से अपर वर्ग की तरफ जाते हो तो संस्कृताइजेशन हो गया, और जो उसके बाहर है उनके लिए वेस्टर्नाइजेशन हो गया। उन्होंने विलेज को कास्ट ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, एग्जामिन किया, रिलेशनशिप उनकी अंडरस्टैंड की, ऑर्गेनिक इंटरेक्शन देखा उन्होंने हर कास्ट का कैसे है क्या नहीं। तो उन्होंने देखा फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक होल पार्ट से लिंक करता है, वही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो कास्ट में उन्होंने ये बोला समझने के लिए, अगर आप एक स्टेट को या एक विलेज को समझना चाहते हो, सिस्टम को समझना चाहते हो, तो उनकी रैंकिंग जो दी गई है जातियों की अलग अलग, उससे भी आप समझ सकते हो। और एम्बिग्विटी है कहीं पर, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया डोमिनेंट कास्ट। ओके, जो गांव हमने बोला रामपुर या रामपुरा, जो भी आप बोलो, उसके बाद जो है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। और उन्होंने कास्ट सिस्टम के एट्रीब्यूट भी बताए थे, मैंने जैसा आपको बताया था 6 एट्रीब्यूट बताए थे, हमने भी बताए थे 6 एट्रीब्यूट बताया था ना हमने, 6 एट्रीब्यूट। आंचल क्या है बोलो। सर कास्ट, किनशिप, मैरिज और फैमिली। नहीं नहीं, 6 एट्रीब्यूट जो डोमिनेंट कास्ट के हैं। डोमिनेंट कास्ट के हमने कल MS श्रीनिवास साहब के 6 एट्रीब्यूट बताए थे कि ये हैं। बताए थे ना यार। सर बताए थे बट अभी याद नहीं आ रही, सोच रही याद हूँ। आने का कुछ था ही नहीं उसमें, याद करने को कुछ है ही नहीं। कौन होगा डोमिनेंट? सर डोमिनेंट वो होगा हायर जिसके पास जमीन होगी, डोमिनेंट वो होगा जिसके नंबर ज्यादा होंगे, डोमिनेंट वो होगा जो बाय वर्टिकल हायरार्की में बर्थ। ऊपर होगा, डोमिनेंट वो होगा जिसका वेस्टर्न एजुकेशन होगी, डोमिनेंट वो होगा जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब होगी, डोमिनेंट वो होगा जो अर्बन सोर्स की इनकम का होगा। ये 6 एट्रीब्यूट मैंने बताए थे, नहीं बताया था? बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। यही चाहिए, ये 6 एट्रीब्यूट उन्होंने बता दिए। उन्होंने कहा ये डिटरमाइन करेगा डोमिनेंट कास्ट को, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ओनरशिप ऑफ लैंड होना चाहिए, ये सारी चीजें आएंगी। तो डोमिनेंट कास्ट जो है वो कोई भी कास्ट हो सकती है जिसमें 3 एट्रीब्यूट, 6 में से अगर 3 है कि अगर आपके नंबर ज्यादा हैं, आपके पास लैंड है बहुत सारा, और आपके पास पॉलिटिकल पावर है, कोई भी कास्ट, इवन लोअर कास्ट भी डोमिनेंट कास्ट बन जाएगा अगर ऐसा होगा। यानी कि यहाँ पे रिचुअल रैंकिंग ऑफ ए कास्ट का जो प्रोसेस है वो इतना वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन बाकी जगह रहेगा। ओके, अगर कोई कास्ट रिचुअल कारण से डोमिनेंट, रिचुअल कारण से वो लो है हायरार्की में, रिचुअल पोल्यूशन में, लेकिन उसके पास न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ ज्यादा है, लैंड बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, तो वो डोमिनेंट हो जाएगी। डोमिनेंट हो जाएगी। ओके, तो पेजेंट डोमिनेंट कास्ट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है ब्राह्मणों से नीचे हो वो रिचुअल पोल्यूशन में, क्योंकि उनके पास लैंड ज्यादा है, क्योंकि वो पावरफुल ज्यादा है, तो डोमिनेंट हो जाएंगे वो। ये उन्होंने बताया, हमने कल यही बात की थी। ऐसे ही हमने एक कॉन्सेप्ट दिया ब्राह्मणाइजेशन का। तो ब्राह्मणाइजेशन में उन्होंने क्या कहा, रिलीजन और सोसाइटी का जो उन्होंने स्टडी किया कुर्ग, तो उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। यानी कि आप ब्राह्मण की तरह लाइफ दिखाना चाहते हो, उनके लाइफ वेज, उनके लाइफ वेज, उनके रिचुअल प्रैक्टिसेस को आप शो करना चाहते हो। ठीक है, लो कास्ट वाले लाइफ वेज और रिचुअल प्रैक्टिसेस किसकी देखना चाहते हैं? अपर कास्ट और अपर क्लास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझे? ऐसे संस्कृताइजेशन है,
तो संस्कृताइजेशन का जैसे मैंने अभी बोला कि ब्राह्मणाइजेशन जो शब्द है उसी शब्द को फर्दर एब्स्ट्रैक्ट करके एक और टर्म लेके आए वो संस्कृताइजेशन। अपने फील्ड डाटा में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया कि नॉट ओनली ब्राह्मणिकल आइडियाज एंड ब्राह्मणिकल मॉडल, धीरे धीरे जो वर्ड है संस्कृताइजेशन वो ब्राह्मणिकल वर्ड को भी रिप्लेस कर गया। जैसे उनकी जो किताब थी, एक किताब का नाम था मतलब एक किताब है उनकी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। उन्होंने क्या बोला उसके अंदर, हम लिख लेते हैं। संस्कृताइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें लो कास्ट, लो ट्राइब, अपर कास्ट बन जाता है और धीरे धीरे डोमिनेंट क्लास जो है वो क्या हो जाती है, संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर धीरे धीरे लो कास्ट, लो ट्राइब जो है वो दूसरे ग्रुप्स और दूसरे प्रोसेस के ऊपर ले लेती है वो, ठीक है। और जैसे ही वो प्रोसेस पूरा होता है तो आप अलग उसमें काउंट किए जाते हो। यानी संस्कृताइजेशन जो हो गया उससे आपकी पोजीशन इंप्रूव हो गई। ओके, by which a low caste tribe or the other group take over custom, ritual, belief, ideology and style of living of a high या in particular twice born caste। कोमल एक ट्वाइस बॉर्न कास्ट का नाम बताओ। हाँ, बताइए कोमल जी, आंचल जी, ब्रिजबाला जी, ट्वाइस बॉर्न, एक ट्वाइस बॉर्न क्लास या कास्ट का नाम बताइए। ब्राह्मण। वेरी गुड, ब्राह्मण्स, यस। तो संस्कृताइजेशन ग्रुप जो होगा वो अफेक्ट हो जाएगा उसकी पोजीशन में। डोमिनेंट कास्ट जो है वो हो सकती है, सोर्स बन सकती है और वो ऊपर हो जाएंगे, और बैरियर भी बन सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये हो गया आपका संस्कृताइजेशन। यानी कि डोमिनेंट कास्ट ऑफ द विलेज कैन बी द सोर्स ऑफ संस्कृताइजेशन, और डोमिनेंट कास्ट जो है वो बैरियर भी हो सकती है, उठने भी ना दे। वो आप तो जब कर पाओगे ना जब कोई करने देगा, प्रोसेस वो पूरा मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसे उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन टर्म का किया, यानी जो चेंज होंगे मॉडर्न सोसाइटी, ब्रिटिश इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, ब्रिटिश सिस्टम के साथ कल्चरल जो इनोवेशन होंगे वो उन्होंने जो है उसको उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन बोला। ऐसे ही उन्होंने सेकुलराइजेशन का टर्म को बोला। रिलीजियस ग्रुप जो इंडिया में है पोस्ट इंडिपेंडेंट, जैसे अभी चल रहा है, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, तो वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे सेकुलराइजेशन में। यानी चार कॉन्सेप्ट हो गए अपने, ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, सेकुलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। ये चारों कॉन्सेप्ट श्रीनिवास साहब ने दे दिए। लेकिन कोई 2 स्टेज मॉडल नहीं है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का कि प्री मॉडर्न से मॉडर्न हो जाओगे। यहाँ एक ही स्ट्रक्चर है कास्ट सिस्टम का, जिसमें दोनों स्टेज है जो मैंने कल भी बताया था। तो कोई थ्योरी नहीं है मॉडर्निटी की, तो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है। थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बेस्ड ऑन मोबिलिटी ऑफ ग्रुप्स, और वो ग्रुप कैसे मोबाइल होंगे, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू। यानी कि जो भी कल्चरल चेंजेस आएंगे वो इमिटेट करके आएंगे। स्ट्रक्चरल नोशन, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें अंदर से इमिटेट करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके चीजें चेंज होंगी, लेकिन एकदम कोई रेडिकली फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम के अंदर ही हो रहा है ये सारा का सारा। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, वे ऑफ लिविंग है, चेंजेस होंगे, चेंजेस के हिसाब से आप मॉडिफाई करोगे, कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होंगे। लेकिन इससे कोई भी जो आप छोड़ोगे लेवल को, लेवल खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो है इंडियन सोसाइटी का क्या हो गया, वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो गया। वो क्या हो गया, वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बन गया। वो न्यू कास्ट आप लेवल आ गया, पुराने वाले की सारी बातें छुट्टी भी नहीं, नए वाली पूरी आई भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस आ गए। तो उन्होंने समाज, कास्ट, इस पर फोकस किया, सिविलाइजेशनल और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज पर फोकस किया। श्रीनिवास ने जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज और उन सारे ग्रुप को छोड़ दिया। उन्होंने जो है वो इंडियन सोसाइटी को एक एक्सक्लूसिव रूप में देखा
जो कि एक्सक्लूसिव रूप में कौन आएगा, उसमें हिंदू पॉपुलेशन आएगी। तो इसलिए क्रिटिसिज्म है उनका कि वो ब्रॉड नहीं है। कास्ट को उन्होंने विलेज से जोड़ दिया। बाकी ग्रुप जो होंगे उनका क्या होगा, जैसे मैंने कल कहा था, वो तो नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते, वो सेम बातें हैं जो हमने कल कही थी। फंक्शनलिज्म में उन्होंने डिस्टिंक्शन बनाया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। फंक्शनलिज्म क्या चाहता है? फंक्शनलिज्म हमेशा चाहता है, फंक्शनल अप्रोच क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है जी, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और रिसर्चर जो है उससे गैप बना के रखे अपने ऑब्जेक्ट से। स्टडी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं मान लो आंचल के ऊपर स्टडी करूंगा तो आंचल जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उनकी तो एथनोग्राफी है, उन्होंने तो एथनोग्राफिकल स्टडीज की। तो इससे क्या हुआ, मेथोडोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं निकल के आई, एम्बिग्यूटी रह गई। जो एक कोमल कह रही है भाई वो थिंकर की तरह नहीं समझ आ रहा ये क्या कर रहे हैं, तो अब इन्होंने करा ही नहीं, मैं क्या करूं उसमें। उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का यूज किया, भारत के कास्ट सिस्टम को उन्होंने अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट के सिस्टम से दर्शा दिया, मॉडर्निटी भी दर्शा दी। लेकिन वही वाली बात है जो हमने कल कहा था कि भाई तू स्टडी क्या कर रहा है, विलेज स्टडी कर रहा है कि कास्ट स्टडी कर रहा है। उन्होंने वर्ण और जाति का गैप दे दिया, लेकिन सब कुछ तो विलेज के अंदर ही कर रहे हो आप, तो जो बाकी एलिमेंट्स थे वो कहाँ चले गए? तो थियोरेटिकल क्लैरिटी नहीं है। वही जो हमने कहा था कि कास्ट जो है वो गांव के कॉन्टेक्स्ट में समझी जा सकती है और गांव कास्ट के कॉन्सेप्ट में, जब तक दोनों में से एक चीज पकड़ के वो नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम जो है पूरा ब्रॉड होना चाहिए। ओके, ये हम उनके बारे में कह सकते हैं, ऐसा नहीं दिखता। तो ये जो है कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं उनके उसके, और कुछ नेगेटिव भी हैं। जैसे अब आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जब आप ये देखते हो तो कॉलोनियलिज्म एज ए नेगेटिव फोर्स आप देख ही नहीं पाते। जब आप मॉडर्निटी की बात भी करते हो, इनइक्वालिटी क्रिएट की, इनजस्टिस जो क्रिएट किया, वो सब हो ही नहीं पाता, वो हम नहीं कर पाते। लेकिन उनके प्लस पॉइंट भी हैं, एमिनेंट थे। क्यों एमिनेंट है? क्योंकि उन्होंने फील्ड व्यू, बुक व्यू ऐसा करके उन्होंने रिमार्केबल स्टेप दिया है, रियलिटी इंडियन सोसाइटी की समझने में मदद की, इंडियन एक्सपीरियंसेस को सेंटर में लेके आए, इंडियन सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी की उन्होंने बात की। आप बात समझे? तो उन्होंने जो है, जो उस टाइम के डोमिनेंट सिस्टम थे, अमेरिकन जो सोशियोलॉजी का जो दबदबा था, उसका एक अल्टरनेटिव मेथड उन्होंने देने की कोशिश की। फील्ड वर्क जो है बहुत ही अमेजिंग मेथड दिया, ये हम कह सकते हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया, उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इंडियाज विलेजेस। फिर जो हमने अभी कहा, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, इस पे उन्होंने बहुत वर्क किया। फिर जब मैंने कल एक किताब का नाम बताया था, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये भी उन्होंने किया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया करके भी उन्होंने एक बुक का, तो ये सारी चीजें वो कर रहे थे। तो उन्होंने जो है मतलब एक वेस्टर्न थिंकर्स की तरह, वेबर की तरह काम नहीं किया। उन्होंने कोई एकेडमिक ऑडियंस को एड्रेस नहीं किया। उन्हें लगता था सोशियोलॉजिस्ट कौन है, वो जो मैं कल दोबारा वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, सोशियोलॉजिस्ट एक मीडिएटर है जो कि सोशल चेंज के प्रोसेस को समझ रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक को कम्युनिकेट करने की, सरकार को कम्युनिकेट करने की, ताकि अच्छे प्लानिंग हो, अच्छी सिस्टम बने। ओके, कैसे चीजें पढ़ाई जाएं, वो पढ़ के सोशल रियलिटी को कैसे दिखाएंगे। बात समझे? अगर सर्वे होता है सोशियोलॉजी का या सोशल एंथ्रोपोलॉजी का सर्वे भी होता है, तो उस सर्वे से क्या निकल के आएगा? जिससे समाज में परिवर्तन आए। ओके ओके जी, ये सारे वर्ड हमने कल पहले बता दिए थे। तो फर्स्ट जनरेशन सोशियोलॉजिस्ट हैं वो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है जिसमें वो डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। वर्क, फील्ड वर्क हो गया और बुक व्यू हो गया। कास्ट सिस्टम और विलेज पे उन्होंने फोकस किया। टर्म्स मैंने बता ही दिया आपको, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणिकल जो है वो भी हो गया।
और डोमिनेंट कास्ट हो गया, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट कोई भी बन सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने पर वाइडर बेस में स्टडी नहीं की। कैपिटल मार्केट इकोनॉमी, कास्ट के बाहर की चीजें वो नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत में सोशियोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, ये हम कह सकते हैं। और कुछ है ही नहीं इसमें बताने का, बाकी तो हम उसको लिंक करेंगे। ये सारा जो हमने कल कहा था मैंने उसको दोबारा रिपीट कर दिया एक तरीके से। क्यों जी? अब आप लोग आज जाकर घुरिए, देसाई और श्रीनिवास तीनों को देख लो। कल हम तीनों को जो है वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, कौन क्या कर रहा है भाई, कौन क्या बोल रहा है भाई, और पूछूंगा भी मैं साथ में, ठीक है ना? यानी मैं बोलूंगा वर्क तो वर्क के नाम बताने पड़ेंगे, मैं बोलूंगा मेथड बताओ, मेथड का नाम बताना पड़ेगा, मैं बोलूंगा उसका कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो बताओ, सोसाइटी का व्यू क्या दे रहा है वो बताओ। बात समझ आई? फीचर क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है वो बताओ, कंट्रीब्यूशन क्या किया, फोकस एरिया क्या है वो बताओ। ठीक है जी? तैयार हैं हम लोग उसके लिए, ताकि हम फिर आगे बढ़ेंगे। कल उसका रिवीजन हो जाएगा एक बार, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए इम्पैक्ट ऑफ, वो भी है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, वो हम कर ही चुके हैं वैसे भी मॉडर्न इंडिया में, लेकिन ठीक है फिर भी चर्चा कर लेंगे। बोलो देवियों, हाँ क्या चाहते हो? वैसे भी अब तो आप लोगों के पास ज्यादा टाइम है। मॉडर्न इंडिया तो पूरा हो ही गया। बोलो भाई, बोलते भी नहीं हो तुम लोग यार। अरे कॉन्फिडेंटली खुश होकर बोलना चाहिए, चैलेंज दे रहा हूं मैं तुम्हें, हैप्पी होना चाहिए, वाओ विल गेट ए चांस। ऐसा क्यों नहीं दिख रहा मुझे तुम दोनों के चेहरे से? सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। सांसों को सांसों से, कौन सा गाना है यार वो, मैं तो भूल ही गया। दो ही वर्ड, दो ही लाइन याद आई। कोमल जी आप ही बता दीजिए। क्या सर? कौन सा सॉन्ग था वो? मुझे नहीं पता। नहीं सुना आपने? नहीं सर। अब तो सॉन्ग, खैर सॉन्ग ही अजीब से आते हैं, अब तो याद ही नहीं होता कुछ। कॉन्फिडेंटली चीयरफुली क्यों नहीं बोल रहे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कोमल जी यस सर, करेंगे। करो करो, कल तीनों के बारे में बात होगी, और तीनों लिखोगे चैट बॉक्स में ऐसे कड़ 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 कड़। मंजूर है कोमल? यस सर।